हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जाके जरूर देखिए, बहुत आपके काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और सारे संप्रदाय हमारे पूरे हो गए हैं। आज ये आखिरी संप्रदाय है और ये इकाई 3 है साहित्य शास्त्र की, जो हम कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगी, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए नोट्स भी डाले हुए हैं, आप उनको भी देखिए, उसमें आपको बहुत कम आएंगे वो। और चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज औचित्य सिद्धांत है, और औचित्य सिद्धांत जो ये संप्रदाय भी बोलते हैं इसको, और ये आज फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कौन सा लेंगे टॉपिक इसी साहित्य शास्त्र की इकाई का। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो ये औचित्य संप्रदाय है, इसके जो प्रवर्तक थे, सॉरी फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन के लिए, वो क्षेमेंद्र थे और ये 11वीं सदी के थे। और इनके जो प्रवर्तक ना होकर ये क्या थे, व्यवस्थापक थे, मतलब इन्होंने स्थापित किया था ये संप्रदाय। और भरत, भामा, दंडी, उर्वरत, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक और महिमभट्ट जो है इनसे पहले थे। इनके ग्रंथों में भी इस तत्व के बारे में कहा जा चुका है, लेकिन इन्होंने इसका जो प्रवर्तन नहीं किया था, बल्कि क्षेमेंद्र ने किया था इसका प्रवर्तन। और भरत के जो नाट्यशास्त्र में है, औचित्य का शब्द प्रयोग नहीं किया था, पर उसमें जो है कई स्तरों पर इसके संकेत जरूर मिलते हैं। और ये जैसे बताया गया इसमें कि जिस पात्र के लिए जैसी भूमिका एवं चेष्टा उचित हो वैसी ही होनी चाहिए, इन्होंने भरत मुनि ने बताया था। क्षेमेंद्र ने भी उचित शब्द के स्वरूप निर्देश से संभवतः भरत का ही अनुकरण किया था। जिसके सदृश हो उसे उचित कहते हैं। मतलब उनके कथनों में क्या है फ्रेंड्स, जो क्षेमेंद्र ने कहा है, उचितम प्राहुराचार्य सदृश्यम किल यस तत् औचित्य विचार चर्चा। ये फ्रेंड जो मैं टॉपिक ये पढ़ती हूँ, जो आपके लिए ये लाइन, ये जो जिसने भी कही है, इनको आप अच्छे से नोट करते जाओ। ये जो कही है क्षेमेंद्र ने कही है, अपने संप्रदाय में कही है इसने, संप्रदाय के लिए, तो आप ये ज़रूर पढ़ा करिए फ्रेंड्स। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ, इससे या तो इनको नोट कर लीजिए, या और ये पीडीएफ में फ्रेंड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको और अच्छे से पढ़ लेना, आपकी तैयारी हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और चलिए शुरू करते हैं फिर से दोबारा। जो ये अभिनेता का इसमें बताया गया कि औचित्य सिद्धांत होता क्या है। अभिनेता का वेश आयु के अनुरूप, गति, प्रचार, वेश के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जैसे कोई फिल्म कलाकार देखे होंगे, जैसे कोई गांव की फिल्म है तो उस कलाकार का रूप जो गांव का ही वेशभूषा देते हैं। तो यही है कि जैसी कहानी की डिमांड हो, जैसा काव्य हो, वैसा ही अभिनेता का वेश हो। अटपटा वेश अभिनेता के फुहड़पन को घोषित करता है। मेखला को कटी पर धारण न कर कंठ में धारण कर लेने से वह उपहास का पात्र बन जाता है। नाट्य वही सिद्ध होता है जो लोक स्वभावज हो। वस्तुतः नाट्य प्रयोगों में लोक ही प्रमाण होता है। तो इन्होंने क्या कहा है फ्रेंड्स कि लोक सिद्धम भवेत् सिद्धम नाट्यम लोक स्वभावजम तस्मनाट्य प्रयोज्येषु प्रमाणम लोक इष्यते। ये नाट्यशास्त्र का है। और दूसरा जो भामा की ग्रंथ है, काव्य अलंकार में भी औचित्य शब्द का प्रयोग न होते हुए भी इस तत्व की घोतक अनेक कथन मिले हैं। भरत ने नाट्य को लोक स्वभावज कहा था, तो भामा के शब्दों में महाकाव्य लोक स्वभावज युक्त होना चाहिए। भरत ने क्या कहा था अपने नाट्यशास्त्र में, नाट्य को लोक स्वभावज कहा था। क्या कहा था? लोक स्वभावज। इसको भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, लोक स्वभावज कहा था अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य के लिए। और भामा के शब्दों में महाकाव्य को लोक स्वभाव युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोक स्वभाव युक्त। युक्तम लोक स्वभावेन रसेच सकले पृथक। ये काव्य अलंकार में कहा है भामा ने अपने, और इनके ग्रंथ में आपको कई बार बता चुके फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना, पूछे जाते हैं ये। वह प्रयोग विवेक के बल पर कहीं दोष नहीं रहता और कहीं तो गुण बन जाता है। इस संबंध में भामा के अनेक कथन औचित्य तत्व के घोतक हैं। अब ये देखिए, पहला उन्होंने क्या कहा है, जो विशेष परिस्थिति के कारण सदोष कथन भी शोभित होने लगता है। जैसे पुष्पमाला के बीच बीच गुथा हुआ नील पलाश भी शोभित होने लगता है। दूसरा इनका कथन है कि कोई असाधु वस्तु भी आश्रय के सौंदर्य से अत्यंत सुंदर बन जाती है।
जैसे कज्जल स्वभावतः काला होता है, किंतु सुंदर स्त्री के नेत्रों में अजित होने पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। अब दंडी ने क्या कहा? दंडी ने भी दोष के निवारण तथा गुणत्व के संबंध में बहुविध सामग्री प्रस्तुत की है। दंडी ने क्या कहा है? ये लाइन दंडी की है, नोट कर लेना फ्रेंड्स। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे कवि कौशल के बल पर देशगत कालगत आदि विरोध दोषत्व को छोड़ गुण बन जाते हैं। उद्भट ने क्या कहा है फ्रेंड्स? ये सबके नोट करते जाइए फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है। दंडी ने क्या कहा है, उद्भट ने क्या कहा है, किसके लिए? औचित्य संप्रदाय के लिए। कवि कौशल के बल पर उद्भट ने कहा है ऊर्जस्वी अलग जब काम क्रोध आदि की जाए। ओके फ्रेंड्स, अब पाँचवें में इसमें क्या कहा है कि जो वैदर्भी रुद्रट ने क्या कहा है? सर्वप्रथम औचित्य और अनुचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए औचित्य की महत्ता का स्पष्ट संकेत किया है उन्होंने। और उनके कथन में क्या कहा है उन्होंने? वैदर्भी और पंचाली रीतियों का, किसने कहा है? रुद्रट ने कहा है। किसने कहा है ये लाइन? रुद्रट ने कहा है। वैदर्भी और पंचाली रीतियों का प्रयोग जो है करुण, भयानक और अद्भुत रसों में तथा लाट्य और गौड़िया का रौद्र रस के प्रयोग औचित्यपूर्वक करना चाहिए। और रुद्रट ने क्या कहा है? अनुचित शब्द का प्रयोग भी किया है। उनके अनुसार ग्राम्य वहाँ दोष माना जाता है जहाँ कुल, जाति, विद्या, वित्त, आयु, स्थान और पात्र, इन जो ये 8 विषय है, इन पर व्यवहार रस को ध्यान में रखते हुए ऐसे सहज भाव से होना चाहिए कि रचना करते समय ना तो कवि को इसके समावेश के लिए कोई पृथक अभ्यास करना पड़े और ना ही पाठक को कोई अलंकार विशेष पृथक रूप से आभासित हो सके। गुण का औचित्य इसी में है कि गुण रस का धर्म बनकर रहे। श्रृंगार आदि कोमल रसों के आस्वाद से क्षण भर पूर्व घटित सहृदय के चित्त की द्रुति माधुर्य गुण कहलाती है। इसी प्रकार रौद्र आदि कठोर रसों के आस्वाद से क्षण भर पूर्ण घटित सहृदय के चित्त की दीप्ति ओज गुण कहलाती है। इसके रसों के आस्वाद से क्षण भर जो होता है, इसके अतिरिक्त माधुर्य गुण की अभिव्यंजना कोमल वर्ण योजना के माध्यम से भी प्रक्रांतर से होती है, जिसका प्रयोग श्रृंगार आदि कोमल रसों में करना चाहिए। इसी प्रकार ओज गुण की अभिव्यंजना कठोर वर्ण योजना के माध्यम से भी प्रक्रांतर से होती है, जिसका प्रयोग वीर, रौद्र आदि कठोर रसों में करना चाहिए। शब्दार्थ की स्वच्छता को चाहे वह किसी रस में हो, प्रसाद गुण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था औचित्य संप्रदाय का जिसने मतलब अलग अलग इन्होंने क्या इनकी परिभाषा दी है सारे आचार्यों ने। तो संघटना से आनंदवर्धन का अभिप्राय क्या हो गया? असमासा, मध्य समासा और दीर्घ समासा रचना। संघटना का औचित्यपूर्ण प्रयोग इसी में है कि वह माधुर्य आदि गुणों के आश्रित रहकर रसाभिव्यक्ति में सहायक बने। इसका प्रयोग वक्ता, वाच्य, विषय और रस, इन चारों के औचित्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आनंदवर्धन ने क्या कहा है? भाषा के विभिन्न अवयवों सुबंत, तिङंत, वचन, कारक, कृदंत, तदित, समास, निषाद, उपसर्ग, काल आदि के संबंध में भी कहा है कि काव्य में इनके विशेष अर्थात औचित्यपूर्ण प्रयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति की जा सकती है। ये इन्होंने अपने ग्रंथ धर्मदालोक में कहा है। औचित्य के संबंध में सर्वप्रथम सर्वाधिक सामग्री उन्होंने बताई है कि विभिन्न काव्य तत्वों को औचित्य इसी में है कि इनका रसानुकूल प्रयोग किया जाए, और इस प्रकार उन्होंने काव्य सुंदर के विधान में औचित्य को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया, अनुचित्य को रसभंग का सर्वप्रमुख कारण बताया। अब इनका जो ये है, इनकी लाइनें नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, जो आनंदवर्धन की है। अनौचित्याद किसके लिए कही है? औचित्य संप्रदाय के लिए कही है इन्होंने। ये ध्यान रखना, औचित्य संप्रदाय के लिए कही है। मैं जो लाइनें बताती हूँ आपको, आनंदवर्धन ने कही है। औचित्याद ऋते नान्यद रसभंगस्य कारणम प्रसिद्धौचित्य धस्तु रसयोपसी उपनिषद परा। अब महिम भट्ट ने अपने आनंदवर्धन के बाद महिम भट्ट ने क्या कहा है? अपने ग्रंथ व्यक्ति विवेक में कहा है। अब इनका जो ग्रंथ है ये महिम भट्ट का, ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि ग्रंथ जो एमसीक्यू से पूछे जाते हैं जब मैं बताऊंगी तब आपको आना चाहिए, और ये वैसे भी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
वहीं भट्ट ने अपने ग्रंथ व्यक्ति विवेक में क्या कहा है, काव्य दोष को अनुचित्य नाम दिया है इन्होंने। अनुचित्य कहते हैं जो रसादि की प्रतीति में विघ्न उपस्थित करता है। ओके फ्रेंड्स, काव्य दोष को क्या कहा है, अनुचित्य कहा है इन्होंने। इसके पश्चात रामचंद्र गुणचंद्र का नाम उल्लेख है। इन्होंने 5 रस दोषों में से एक रस दोष अनुचित्य को भी माना है। 5 रस दोष होते हैं फ्रेंड्स, और इन्होंने भी एक अनुचित्य रस को माना है। रस दोष है ये, जिसका लक्षण सह ध्यानाम विचिकित्सा हेतु कर्म अनुचित्य, अर्थात इनका ग्रंथ है नाट्य दर्पण फ्रेंड्स। इन्होंने इसमें कहा है ये बात, अर्थात जो कर्म स हृदयों के चित्त में शोभ उत्पन्न करता है अनुचित्य कहलाता है। ये रामचंद्र गुणचंद का औचित्य तत्व का विवरण जो कि सेमेंद्र से पूर्ववर्ती आचार्य ने दिया वो मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। और सेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य का विस्तृत विवेचन किया है। उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। उचित के भाव को, जो उचित हो, जो सही हो, उसको औचित्य कहते हैं। जो जिसके सदृश हो उसको, अर्थात उसके अनुरूप प्रस्तुति को, मतलब जिसका जो जैसा हो उसको उस तरह से दिखाना जो उचित लगता हो, सही लगता हो। जैसे गांव की वेशभाषा में गांव की जो हम फिल्म बना रहे हैं तो गांव का ही उसमें वेशभूषा होनी चाहिए, ना कि पाश्चात्य हम उसकी ड्रेस पहन लें तो वो नहीं चलेगी फ्रेंड्स। तो इसलिए उचित का मतलब है औचित्य, उचित तरह से। उचितम प्राहुराचार्य सदृश किल यस यत उचित तस्य च यो भावस्तदौचित्य प्रच्छते। ये लाइन किसने कही है, क्षेमेंद्र ने कही है। अब उनके अनुसार, उनके कथन के अनुसार क्या है इसका भाव जो है इस लाइनों का, काव्य यद्यपि रस सिद्ध होता है किंतु उसका स्थिर अनवर जीवित तो औचित्य ही है। औचित्य रस सिद्धस्त स्थिर काव्य से जीवितम। जो पहली लाइन थी उसका ऊपर था वर्णन, उसका जो मैंने पढ़ा है वो इस वाली लाइन का है। औचित्यम रस सिद्धस्त स्थिरम काव्य से जीवितम। उन्होंने एक अन्य स्थल पर औचित्य को काव्य का चमत्कारी कहते हुए रस का भी जीवित कहा है, और ये है इस लाइन में। औचित्यस्य चमत्काराणि चारुवर्णे रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुते अधुना। सेवेंद्र ने काव्यांगों की परिगणना को करते हुए क्या कहा है, 27 काव्यांग बताए हैं। कितने बताए हैं, 27 काव्यांग सेवेंद्र ने 27 काव्यांग बताए हैं। और व्यापक जीवन ही औचित्य ही है। इसमें क्या बताया इन्होंने, इन सभी अंगों में एकमात्र व्यापक जीवन औचित्य ही है, मतलब उचित रूप से जीना। अर्थात काव्य में इन सभी काव्य तत्वों का प्रयोग औचित्यपूर्ण होना चाहिए। जितने भी काव्यांग हैं 27, इनका उचित तरह से प्रयोग होना चाहिए काव्य में। काव्य स्वांगेशु च प्राहुरौचित्यम व्यापी जीवितम। ये 27 काव्यांग इस प्रकार है, जिन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है इनको। ये 3 ये हैं, भाषा विषयक, काव्य शास्त्रम विषयक और वर्ण विषयक। भाषा विषयक में क्या आएगा, पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, ये सारे भाषा में आएंगे। और काव्य शास्त्र विषयक में क्या आएंगे, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार और रस। और नाम को भी परिकर, अलंकार और अभिप्राय को व्यंग्यार्थ का पर्याय मानते हुए इन दोनों को भी इसी वर्ग में शामिल किया गया है। वर्ण विषयक में क्या आएंगे, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, स्वभाव, सारसगृह, प्रतिभा, अवस्था व्यय, मतलब क्या आयु है, विचार और आशीर्वाद। ये तीनों है फ्रेंड जो काव्यांग में, इन तीनों के भाग हैं अलग अलग जो काव्यांग है। अब सेमेंद्र ने 27 काव्यांग अभिष्ट नहीं है उनके अनुसार। यह उल्लेख किया है कि सेमेंद्र को केवल यही 27 काव्यांग अभिष्ट नहीं है, इनमें अधिक भी हो सकते हैं। सेमेंद्र ने कहा है कि 27 ही, जरूरी नहीं 27 ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, औचित्यपूर्ण प्रयोग से उपादेय बनता है और अनौचित्यपूर्ण प्रयोग से अनुपादेय। उनके कथन के अनुसार क्या, औचित्यपूर्ण प्रयोग के बल पर ही अलंकार और गुण अपने अपने नाम के वास्तविक अधिकारी है, अन्यथा नहीं। सच्चे अर्थों में अलंकार उसे कहना चाहिए जिसका उचित स्थान पर विन्यास किया गया हो, और गुण भी वही मानना चाहिए जो औचित्य से संपन्न हो। औचित्य स्थानीय विन्यास साधलंकृति औचित्यादुच्यता नित्यम भवन्त्येव गुणा।
ऐसा अलंकार व्यर्थ है और ऐसा गुण भी मिथ्या है जिसका जीवित औचित्य न हो अर्थात जिसका प्रयोग औचित्यपूर्ण नहीं किया गया। काव्यस्याम अलंकारे की मिथ्या गणिते गुणे यस्य जीविति मोचित्यम विचयांति अपि न दृश्यते। ये सारी जो लाइनें पढ़ रही फ्रेंड्स, इनको अच्छे से आप स्टडी कर लेना। औचित्य के अनुरूप अलंकार प्रयोग के द्वारा कवि का सुंदर कथन इस प्रकार शोभित हो उठता है जिस प्रकार पीन स्तन पर धारण किए हुए हार से कोई मृगनयनी सुंदरी शोभित होती है। तो ये थे फ्रेंड्स इसके उदाहरण। और रस के औचित्य के संबंध में सेवेन ने क्या कहा है? औचित्यपूर्ण के प्रयोग के कारण रस रुचितर रूप में प्रस्तुत होकर हृदय के मन को उस प्रकार उल्लसित करता है जिस प्रकार वसंत ऋतु अशोक वृक्ष को उल्लसित करती है। और दूसरा, श्रृंगार आदि रस कौशल पूर्वक परस्पर संयोजित किए जाने पर उस प्रकार विचित्र आस्वाद को प्राप्त कराते हैं जिस प्रकार मधुर विक्त आदि रस। अतः इनके परस्पर मिश्रण में औचित्य की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, पर अनुचित्य के स्पर्श मात्र से भी रसों का मिश्रण भला किसी अभिष्ट हो सकता है। श्रीमंत के अनुसार इन सभी अंगों में एकमात्र व्यापक जीवन औचित्य ही है। काव्य में इन सभी काव्य तत्वों का प्रयोग औचित्यपूर्ण होता है। काव्य स्यांगेषु च प्राहि औचित्यम व्यापी जीवितम। तो ये था फ्रेंड्स श्रीमंत के अनुसार। और अलंकार और गुण के संबंध में भी उन्होंने कुछ उनका मत है। उचित प्रयोग किया जाएगा इनका भी तभी ये अलंकार अथवा गुण कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए जैसे र और ल जैसे कोमल वर्णों की आवृत्ति से जन्य अनुप्रास अलंकार का प्रयोग विप्र लव श्रृंगार में तो औचित्यपूर्ण है, किंतु इसके विपरीत यदि श्रृंगार रस में ट वर्ग का अनुप्रास कर दिया जाए तो वह औचित्यपूर्ण नहीं होगा। इसी प्रसंग में भूषण कवि का निम्न पद है जिसमें वीर रस के प्रसंग में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अत्यंत औचित्यपूर्ण हुआ है, किंतु श्रृंगार अथवा करुण रस में ऐसा प्रयोग औचित्यपूर्ण नहीं होगा। जैसे कि दुग पर दुग जीते सरजा शिवाजी गाजी, दुग नाचे दुग पर रुंड मुंड फरके, पील खन डील जहाँ गिरी से गिरन लागे, मुंड मत वारे गिरे झुंड मत वारे से। और शिवेंद्र के अनुसार रस काव्य का प्राण अवश्य है, किंतु जब तक वह भी औचित्य से रुचिर नहीं होता तब तक वह हृदय के चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। इस प्रसंग में जयशंकर प्रसाद की कविता देख लेते हैं जिसमें विभत्स रस का औचित्यपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से प्रल्योत का खंड के निकस पर कसकर चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा हठहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर हो के धूलि सी उड़ेगी किस दूत फुतकार से। एक उदाहरण और देखिए रसशंकर के औचित्य का लीजिए है। ये सत्य की होती मनोरम नारी है भी सत्य के संपद होती मनोहर है, क्षणभंगुरी है जीवन किंतु ऐसा होते चपल कटाश है जैसे मदमाती रमणी के। यहाँ शांत रस का अंग रूप में वर्णित किया है, श्रृंगार रस की प्रस्तुति की गई है। यहाँ इन दोनों रसों का संकर औचित्यपूर्ण है। शेमेन ने औचित्य के विविध प्रकारों का विधान करते हुए यह प्रमाणित किया है कि इसका अनुधावन या पालन किए बिना काव्य और नाटक दोनों में रमणीयता नहीं आती। औचित्य कोई अलग सिद्धांत न होकर विभिन्न काव्यांगों को परिष्कृत एवं उपादेय बनाने का हेतु मात्र है। क्या है औचित्य? इसका जो सेमेंद्र का है फ्रेंड्स, इसको इन्होंने आत्मा तो माना है औचित्य को काव्य की, लेकिन और जो जितने भी संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने इसको आत्मा नहीं माना। उन्होंने क्या कहा है, ये सिर्फ क्या है औचित्य अलग सिद्धांत ना होकर क्या है काव्यांगों को परिष्कृत एवं उपादेय बनाने का हेतु मात्र है। क्या है? हेतु मात्र। गुण अलंकार रस आदि सभी 27 काव्य तत्वों के संबंध में उनकी एक ही धारणा है कि इनका प्रयोग औचित्यपूर्ण ही होना चाहिए। इसी के बल पर वे काव्यांग अपने यथा रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। निसंदेह सेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का जीवित कहा है, किंतु यहाँ जीवित शब्द आत्मा का पर्याय नहीं अपितु उससे तात्पर्य किसी काव्यांग को उपादेय बनाने का हेतु है। मतलब ये इसका साधन है एक तरह से कि भाई और भी जो है हमारे इसका औचित्यपूर्ण बन सके, जो सारे काव्यांगों को अच्छे से यूज़ करके
औचित्यपूर्ण काव्य बन सके। तो औचित्य को काव्य की आत्मा मानना ठीक नहीं है। अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और रस, इन पांचों काव्य सिद्धांतों के प्रवर्तक एवं अनुमोदक या तो अपने मान्य सिद्धांत के अंतर्गत अन्य काव्य तत्वों को समाविष्ट करते हैं, जैसे अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी अन्य काव्यांगों को अपने मान्य सिद्धांत के परिपोषक रूप में स्वीकृत करते हैं, जैसे ध्वनिवादी एवं रसवादी, किंतु शिवेंद्र इनमें से किसी आधार को नहीं अपनाते। यह सभी काव्यांगों को स्वीकार करते हुए केवल सत्यम मनोरमा रामा सत्यम रमा विभूत्या किंतु मतांगना पाग भंग लोल ही जीवितम, उनके औचित्यपूर्ण प्रयोग पर बल देने के पक्ष में है। वो औचित्य को काव्य की आत्मा तथा कोई स्वतंत्र सिद्धांत न मानकर इसे सभी काव्य तत्वों का उत्कर्ष एवं उपादेन ही स्वीकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये अलग से कोई काव्य की आत्मा नहीं है औचित्य है। इसको क्या माना गया है? सिर्फ काव्य तत्वों का उत्कर्षक एवं उपादेन ही स्वीकार किया जाना चाहिए। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, जो ये अलंकार, रीति और वक्रोक्ति जो है ये ध्येयवादी थे, और रस, ध्वनि और औचित्य जो थे आत्मवादी संप्रदाय कहा जाता है इनको। ओके फ्रेंड्स, तो ये था। और नगेंद्र ने इसके लिए क्या कहा है? नगेंद्र ने कहा है आत्मवादी संप्रदायों का तो रस सिद्धांत से मात्र प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध है। एक प्रकार से ध्वनि और औचित्य दोनों ही कल्पना रस के आधार पर की गई है। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक ने स्पष्ट रूप से आरंभ में ही कहा था कि औचित्य रस सिद्धांत स्थिर काव्य रूप जीवितम। तो फ्रेंड्स, ये था औचित्य सिद्धांत, औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का। और आज हमारे सारे संप्रदाय पूरे हो गए फ्रेंड्स। कल हम देखते कौन सा टॉपिक लेते हैं, और मैं जल्द से जल्द इसे इकाई को पूरा करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। लगता है आपका जून या जुलाई तक तो पेपर हो ही जाएगा। तो आप फ्रेंड्स अपनी तैयारी जारी रखिए, और अगर मेरे वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए। और तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।